वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय में मैं ओम नागर आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में आज हमारे साथ हैं इस हाड़ौती अंचल ही नहीं पूरे राजस्थानी साहित्य के परिदृश्य के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर रामेश्वर शर्मा रामू भैया। नमस्कार। बूंदी जिले में पैदाइश के बाद कोटा को अपनी कर्मभूमि बनाने वाले रामेश्वर शर्मा जी एक सांस्कृतिक जनजागरण का काम निरंतर करते रहे हैं और एक बड़े आयोजक और एक सांस्कृतिक रूप से निरंतर काम करते रहे व्यक्ति की पहचान के केंद्र में रहे हैं। आपने गज़ल के अलावा भी चालीसा लेखन में अपना महत्वपूर्ण काम किया है। हिंदी में कई किताबें आपकी हैं। आप इकलौते ऐसे कवि हैं इस अंचल के जो आंसू कविता को करने का एक पूरा मादा रखते हैं और उस रूप में भी आपकी पहचान, त्वरित काव्य सर्जना की जो पहचान है वो ये गजब की प्रतिभा आपको ईश्वर ने, माँ सरस्वती ने दी है। ऐसे कवि, ऐसे गज़लकार आज हमारे साथ हैं जिनसे बहुत सारी बातें करेंगे तो जीवन के अनुभवों को एक नया आकाश मिलेगा और उनकी गज़लों के माध्यम से उस प्रादेशिक भाषा, आंचलिक बोली, मातृभाषा की ताकत का भी पता लगेगा कि उर्दू और फ़ारसी भाषाओं से गज़ल का से जहाँ से चली थी वहाँ से अब वह हिंदी सहित अनेक प्रादेशिक भाषाओं में लिखी जा रही है, पूरी ताकत के साथ लिखी जा रही है, पूरी रवानगी के साथ लिखी जा रही है, पूरी मिठास के साथ अभिव्यक्ति हो रही है। ये सारी चीज़ें, ये सारे गुण रामेश्वर शर्मा रामू भैया की गज़लों में हमें देखने को मिलेंगे। इनसे गज़लों को सुनने का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मैं चाहूँगा शर्मा साहब की ये जो गज़ल की जो विधा है ये उर्दू और फ़ारसी में समृद्ध परंपरा के साथ उपस्थित रही है, लेकिन पिछले कुछ दशकों से हिंदी में गज़लें कही जाने लगी और अब तो गुजराती, पंजाबी और उसके बाद राजस्थानी और दूसरी अनेक जो प्रांतीय भाषाएं उनमें भी गज़ल जैसी विधा में काम हो रहा है और बहुत अच्छी गज़लें कही जा रही है। ऐसे में राजस्थानी गज़ल का इस पूरे गज़ल के परिदृश्य में आप कहाँ मुकाम महसूस करते हैं और आपकी दृष्टि में प्रादेशिक भाषाओं में गज़ल जैसी विधा में काम करना कितना कठिन है और कितना सरल? सबसे पहले तो मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूं कि आपने मुझे इस योग्य समझा और आज यहां पर आमंत्रित किया वार्ता में। जहाँ तक कि गज़ल का संदर्भ है, आपने बिल्कुल निश्चित तौर पे कहा है कि गज़ल का मूल स्वरूप फ़ारसी से और उर्दू से आया, लेकिन मैं ये मानकर चलता हूँ कि काव्य कहीं का भी पूरे भूमंडल पर जो काव्य होता है वह भूमंडलीय काव्य एक अपना स्वरूप रखता है। उसका किसी विशिष्टता से कोई ज़्यादा मैं संपर्क अनुभव नहीं करता हूँ, क्योंकि मनुष्य की जो प्रवृत्ति है, पूरे दुनिया के मनुष्यों की प्रवृत्ति काव्यात्मक रूप से ही नहीं, सांस्कृतिक सामाजिक रूप से एक जैसी ही होती है। अब रहा सवाल इस बात का कि अपने राजस्थानी गज़ल के अंदर में किस प्रकार से आया, अब ये तो मैं आपको क्या कह सकता हूँ कि एक लंबी यात्रा है 30, 35, 40 साल की काव्य के क्षेत्र में। लेकिन मुझे ज़्यादा सुविधा, जब मैं राजस्थानी लिखने लगा तो मुझे ज़्यादा सुविधा इसमें लगी कि मैं गज़ल लिखूं, क्योंकि ये विधा सीधी भी है और टेढ़ी भी है। जी। टेढ़ी इसलिए मानता हूँ मैं कि इसी गज़ल का जो एक मीटर है, और ख़ास तौर से दो चीज़ बहुत महत्वपूर्ण है, रदीफ़ और काफ़िया। ये गज़ल का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष माना जाता है कि रदीफ़ भी होना चाहिए, काफ़िया भी होना चाहिए और उसका एक मीटर होना चाहिए। अब जो उर्दू का जो मीटर है, फ़ारसी का गज़लों का जो मीटर है, वो बड़ा ही गंभीर और बड़ा अटपटा सा लगा मेरे को। इसलिए लगता है क्योंकि जो व्याकरणीय शास्त्रीय जो लोगों ने बना दिया है इस विधा को, मैं समझता हूँ कि इस विधा को इतना शास्त्रीय बनाने की आवश्यकता ही नहीं थी। कविता का संदर्भ शास्त्रीयता से कम होता है, आत्मा से अधिक होता है। जी। कविता निकलती है अंदर से। आपको मालूम होगा कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ समारोह में, मैं 4 पंक्तियाँ हिंदी में हमेशा कहता हूँ कि कविता होती क्या है। मैं यहाँ पर भी आपको निवेदन करना चाहता हूँ कि कविता सूरज की सगाई चांद का गोना है, दिल के पत्ते पर शबनम का बिछोना है, और शमशीर है शूरों की खिलौना बालक का, कविता
भाव की सुई में शब्द का पिरोना है। वाह वाह। ये अंततोगत्ता लबोलवाब है कविता का। कविता का तात्पर्य वो गज़ल भी है, वो छंद भी है, वो दोहा भी है, वो सोरठा भी है, वो छपई भी है। जो कुछ भी है कविता के नाम पर, काव्य के नाम पर, वो सब कुछ जो है भाव से निकलता है। और जिस प्रकार से अपन धागे में धागा पिरोते हैं सुई के अंदर, उसी प्रकार से शब्दों को पिरोया जाता है भाव के अंदर। इससे ज़्यादा मैंने कविता को इससे ज़्यादा बहुत ही गंभीर रूप से नहीं लिया, क्योंकि मैं तो विज्ञान का विद्यार्थी रहा। मेरा हिंदी साहित्य से कोई दूर दूर तक कोई ज़्यादा लगाव नहीं था। जो भी मैं कविता के क्षेत्र में आया, एक सहज रूप से आया हुआ व्यक्ति हूँ। मैंने कोई इसका प्रामाणीकरण किसी से कराया नहीं कि मैं पीएचडी, आप तो डॉक्टर हैं, आप तो पीएचडी हैं, मैं तो बीएससी हूँ, इसलिए आप मेरे से तो ज़्यादा अपेक्षा करो मत कि मैं शास्त्रीय बात करूँगा। लेकिन जब मैंने राजस्थानी काव्य लिखना शुरू किया, मैंने यहाँ के जो बड़े गीतकार थे उनकी प्रारंभ में नकल करी, गीत लिखने का प्रयास किया। लेकिन जब मैंने देखा कि गीत मैं नहीं लिख पाऊँगा क्योंकि मेरी विधा नहीं गीत की, तो मैंने इस विधा को पकड़ा। लेकिन मैं चाहता हूँ कि 2-3 कविताएं मैं आपको इस संदर्भ में प्रारंभिक रूप से सुनाना चाहता हूँ। जी जी, स्वागत है। जो मैंने समझा अब रहा राजस्थानी का, चूँकि हम राजस्थानी की बात कर रहे हैं, तो सबसे पहली गज़ल जो मैं सुनाना चाहता हूँ वो राजस्थानी से प्यार की बात है। वाह। हैं? हमारा जो राजस्थान की संस्कृति ये हमेशा रही है कि कोई अपने को जरा सा प्यार करता है, हम उसको 10 गुना प्यार देना चाहते हैं। ये पूरे भारतवर्ष में सबसे ज़्यादा अगर प्यारी धरती मानी जाए, जहाँ का आदमी क्या कहता है, पधारो हमारा देश। वाह। इतनी बड़ी बात कहने वाला प्रांत का हमारा व्यक्ति और हमारा संस्कृति, वहाँ से मैं बात शुरू करता हूँ कि वान एक लिखी तो आओ आपन 4 लिखा, और जतनू लिकर खंदायो ऊसू दूणू प्यार लिखा। वाह। वान एक लिखी तो आओ आपन 4 लिखा, और जतनू लिकर खंदायो ऊसू दूणू प्यार लिखा। दुत्कारा खाबा लिखबा को माँ को नहीं सुभाओ, वाह। फीडिया सु लिखता आया जे ऊ सत्कार लिखा। वाह। राजस्थानी परंपरा है। मारवाड़ की या मेवाड़ी हाड़ोती ढूंढाड़ी, मारवाड़ की या मेवाड़ी हाड़ोती ढूंढाड़ी, यहाँ की बहन बागड़ी बीच है बारंबार लिखा। अपने राजस्थान के अंदर ये बोलियों के हिसाब से ये अंचल माने जाते हैं। मारवाड़ अंचल, मेवाड़ अंचल, हाड़ौती अंचल, ढूंढाड़ अंचल, इस प्रकार से 5 अंचल बहुत महत्वपूर्ण है। तो और ये सब मिलाकर के, इनकी बोलियाँ मिलाकर के राजस्थानी भाषा बनती है। उस संदर्भ में मैंने बात करने का प्रयास किया है कि मारवाड़ की या मेवाड़ी हाड़ौती ढूंढाड़ी, यहाँ की बैण बागड़ी बीछे बारंबार लिखा। क्योंकि बागड़ी को संबंधित गुजरात से बीच है। बागड़ी की बोली के अंदर गुजराती को टच ही 50% है, मगर उनको उपरांत भी बागड़ी जो है राजस्थानी भाषा के अंदर ही आओ छे। लेकिन तो राजस्थानी भाषा अपनी अपनू राजस्थान, राजस्थानी भाषा अपनी अपनू राजस्थान, और सारा मलकना यहाँ दुनिया की जय जयकार लिखा। और जतनू लेकर खंदायो ऊसू दूणू प्यार लिखा। और आखिरी शेर को गजल को छे कि दुश्मन भी फड़क हो जाव एक बार तो फाणी, दुश्मन भी फड़क हो जाव एक बार तो फाणी, रामू भैया शब्द शब्द में वा मनवार लिखा, वान एक लिखी तो आओ आपन 4 लिखा। या राजस्थान की अपन ने गज़ल प्रारंभ करी। दूसरी गज़ल जो मैं निवेदन कर वो छारू छूँ आपको बताई। आपन भी फेड़ा की नाई फड़बो सीखा जी, आपन भी फेड़ा की नाई फड़बो सीखा जी, और जिशा दूध में खांड गुड़ छे गुड़बो सीखा जी। इस गज़ल का मूल जो कंसेप्ट है, जो प्लाट है, वो है कि जो हमारा सामाजिक धरातल है और जो सांस्कृतिक धरातल, जो जहाँ से हम आए हैं, जिस मिट्टी से आए हैं, वो मिट्टी हमको क्या सिखाती है, वो इस बात में यहाँ पर, और यही पूरे भूमंडल के ऊपर भारतीय विशेषता को रखती हुई है, प्रदर्शित भी करती है। ये कि पूरी गज़ल इसमें बात करने का प्रयास किया है। आपन भी फेड़ा की नाई फड़बो सीखा जी, जिशा दूध में खांड गुड़ चे गुड़बो सीखा जी। भाषा बोली धर्म हो न्याड़ा तो होवे, भाषा बोली धर्म हो न्याड़ा तो होवे, जेवर में टांका की नाई झड़बो सीखा जी। वाह 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 वाह। आभूषण में स्वर्ण सुनार टांके लगाता है, मगर उस आभूषण के सौंदर्य में टांके का पता नहीं लगता।
टाँका दूसरी तरह सोच लगता है, लेकिन वो सोना ही हो जाता है। तो अब ऐसा बात करने का प्रयास किया है कि हमारे पूरे इतना विशाल भारत है, जिसकी भाषा अलग है, बोली अलग है, धर्म अलग अलग है, लेकिन उसके उपरांत भी हम लोग कैसे हैं, जीवन में टाँके की तरह हैं। भाषा बोली धर्म हो न्याड़ा तो हो वह, जीवन में टाँका की नाई, जड़ वो सीखा जी। और एक टेम फौलाद बना तो टेम दूसरी आपन, सांचा में सूना की नाई, ढड़ वो सीखा जी। वाह वाह। और मूसल लेर दड़छ दाड़ा जिशा बायरा, मूसल लेकर दालें दलती हैं पहले, बरी न दाड़ा की नाई, दड़बो सीखा जी। दुश्मन को हम वैसे ही दल दें, वैसे ही परास्त कर दें जिस प्रकार से हमारी गृहणियाँ दाल को मूसल से कूटती हैं, ऐसे हम दुश्मन को भी कूट के रख दें, ये भाव उसके अंदर है। अरे रामू भैया सांच बड़ी हो वह सबसू, आपन भी भक्ता की नाई, बड़बो सीखा जी। और जिशा दूध में खांड गुड़ चे, गुड़बो सीखा जी, आपन भी फेड़ा की नाई, फड़बो सीखा जी। वाह 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 साहब, क्या बात है। और यह गज़ल जो है सन 1947 से पहली और आज 2015 ताईं को अपने भारतवर्ष की आज़ादी, ये दोनों के ताईं हर पंक्ति, हर गज़ल को एक शेर की जो दो पंक्तियाँ हो छे, एक पंक्ति ऊपर की 1947 का पहली की पंक्ति है और दूसरी 1947 के बाद की दूसरी पंक्ति है। और इतनी क्या अपन आज़ादी मिली, आज़ादी का स्वप्न कहीं था, और आज 65 साल बाद में अपन कहाँ खड़ा छा। एक मन में अंदर यह आवे छे कि अशो हो गयो तो आपण करा कहीं, एक किंग कर्तव्य मूर्ता की गजल छे या कि जो समझदार आदमी छे, जो देश के प्रति अपन भाव रखे छे, उनके लिए किंग कर्तव्य मूर्ता की बात छे कि काई हो रहा काई फड़ गया कशा करा, काई हो रहा काई फड़ गया कशा करा, धरा धनी दोनों ही छड़ गया कशा करा। बटवारा में पाती आई माख असी कढ़ाई, बटवारा में पाती आई माख असी खड़ाई, कि माल पुआ ज्यू माई तड़ गया कशा करा। ये त्रासदी है। कूलर में ठंडा तो हो गया खाल लीलड़ा, कूलर में ठंडा तो हो गया खाल लीलड़ा, भीतर खाट गोदड़ा बढ़ गया कशा करा। या यो शेर संस्कृति और अपसंस्कृति को सम्मिश्रण शेर से, यो शेर भौतिकवाद को और वहाँ का सांस्कृतिक जो सदियों से ऋषि मुनियान की जो संस्कृति चाल ली थी, उनको घाल मिल को शेर से कि कूलर में हमको भौतिक की सुविधाएं तो बहुत मिल गई, बाहर तो हम बहुत फलीभूत हो गए, विकास हो गया खूब, लेकिन जो हमारा अंदर था, जिसके लिए भारत का लोग जाना जाता था, वो कहीं न कहीं खो गया। कूलर में ठंडा तो हो गया खाल लीलड़ा, भीतर खाट गोदड़ा बढ़ गया कशा करा, और घणी हूँ ससू चरिया भरी थी गंगा जल की, घणी हूँ ससू। ये 1947 15 अगस्त 1947 ताईं की पंक्ति है, 1857 से ले, और बल्कि मुझे जो महाराणा प्रताप से लेकर के और 1947 ताईं की पंक्ति है। आज़ादी के लोगों ने कहीं कहीं सपना देखा, कितना लाखा नौजवानों का रक्त की नदियाँ बहगी ये आज़ादी के टाइम। घनी ऊँच चली गंगा जल लाते हम लोग, गंगोत्री जाकर के हरिद्वार जाकर के, लेकिन हुआ क्या, घनी ऊँच चरिया भरी छी गंगा जल की, लाता लाता पींदा गल गया कशा करा। घना बरस छोटा छे मासूम रामू भैया, घना बरस छोटा छे मासूम रामू भैया, भरी दफरी मई ढल गया कशा करा। आज जवानी भी देखी जाए तो पुराने जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं, जिनका आज भी 90 साल में भी वो युवा नजर आते हैं, आज का हमारा युवा आज पता नहीं किस कारण से ऐसा लगता है कि जैसे हताश हो गया हो, वृद्धावस्था उसकी आ गई हो, कमज़ोर हो गया हो। ये गज़ल उसकी है, घना बरस छोटा चे मासूम रामू भैया, कहीं हो रहा कहीं फड़ गया कशा करा। वाह 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 साहब, क्या बात है। तो आपने देखा कि एक रचनाकार की अनुभूति का संसार कितना बड़ा होता है, और अभिव्यक्ति के लिए कितनी छोटी पंक्तियों में वो पूरे अपने अनुभूत और को अभिव्यक्त कर देता है। घनी हूँ सू चरिया भरी ची गंगा जल की, लाता लाता पींदा गल गया कशा करा। तो ये समता रामेश्वर शर्मा जी की गज़लों, उनके शेरों में
दिखती है, जो पूरे परिदृश्य को दो पंक्तियाँ एक शेर जिसे हम कहते हैं वो हमारे सामने रखता है। शर्मा जी, आप एक गज़लकार के रूप में पहचान रखते हैं, तो मैं इसी रूप में आप एक गज़लकार से ही मैं एक सवाल और करना चाहूँगा कि आपकी गज़ल में पहचान है, तो एक रचनाकार की जब किसी विधा में विशेष पहचान बनती है तो कुछ बदलता है क्या, अंदर बाहर महसूस जो होता है वो कुछ बदलता है या जिम्मेदारी और बढ़ जाती है उस विधा के प्रति? ये आपने बहुत महत्वपूर्ण और अच्छा प्रश्न किया है। किसी विधा के कारण किसी रचनाकार की पहचान बन जाना उस रचनाकार के लिए तो ठीक है, लेकिन मैं समझता हूँ उस विधा के लिए ठीक नहीं है। जी। विधा अपनाना अलग चीज़ है, विधा स्वतः ही आ जाना अलग चीज़ है। दोनों में एक सायास होता है, एक अनायास होता है। आपके साथ? मेरी साथ अनायास हुआ है, मैं कोई सायासता में इसमें नहीं है। मैं बहुत प्रारंभ से लिखता रहा हूँ, लिखते 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 यहाँ तक आया। रही गज़ल लिखने की बात, अभी आपने कहा मेरी पहचान बनी है राजस्थानी गज़लों से, कोई दो राय नहीं है कि राजस्थानी गज़लों ने मुझे पहचान दी है। लेकिन मैं ये मान के चलूँ कि साहब राजस्थानी गज़लें से मेरी पहचान बनी तो मैं राजस्थानी गज़लों के प्रति बहुत ज़्यादा जिम्मेदार हो जाऊँ, लेकिन उसी को लिखता रहूँ, ये ठीक नहीं। इससे तो जिस प्रकार से ये वो बात है, आपको पता होना चाहिए कि बड़े बड़े लोग कहेंगे कि एक पोखर में और एक सरिता में क्या अंतर होता है। अगर पोखर बंध जाता है तो उसका जल सड़ जाता है, और सरिता और निर्झर जो है वो क्यों तरोताज़ा रहते हैं, क्योंकि वो हमेशा प्रवाहित रहते हैं और उनकी धाराएँ भी बदलती रहती हैं और उनकी गति भी बदलती रहती है। इसलिए किसी भी रचनाकार को किसी एक विधा का होकर के रह जाने से मैं समझता हूँ कि वो उसकी प्रगति के लिए बहुत ज़्यादा ठीक नहीं है। उसको सब विधाओं के अंदर काम करना चाहिए जो जो उसकी पकड़ में विधा आती है। तो अगर पकड़ में विधा नहीं आती तो भी उसको सायास नहीं करे वो, अगर वो करेगा ज़बरदस्ती तो उसके साथ में अनर्थ करेगा। ये मेरा मेरा मानना चलना है। और राजस्थानी गज़लों में लिखना मेरा बहुत अच्छा लगता है, मेरा प्रिय लगता है। मैं आपको 2-3 गज़लें मैं इसी संदर्भ में और सुनाता हूँ। कथान खाली बात बनावो आवे छे, मान छाती चीर दिखावो आवे छे। थान खाली बात बनावो आवे छे, मान छाती चीर दिखावो आवे छे। अथे फीडियासू यार चराता ढांडा आया, थे फीडियासू यार चराता ढांडा आया, पण मान तो मनक चरावो आवे छे। ये आदमी को आना चाहिए। मनक चलाने का मतलब ये है कि समाज के अंदर अपनी पेठ बना करके रखना और समाज आपके नेतृत्व में चले, ऐसा व्यक्तित्व आपका बन जाए। इसको मनक चलाने वाले थोड़ी पशु की तरह उसको कहीं चलाने भेजना, ऐसा नहीं। लेकिन यही है कि उसके अंदर नेतृत्व कितनी क्षमता होनी चाहिए, जैसे बापू में थी, महात्मा गांधी में थी, ऐसी कि उसके पीछे आदमी चले, उस पर जन चले। ये उसके अंदर भाव है कि थे फीडियासू यार चराता ढांडा आया, पण मान तो मनक चरावो आवे छे। अर्थान खाली रोज फराई काट फरकणिया, फिरकनी होती है लकड़ी की बच्चे से। थान खाली रोज फराई काट फरकणिया, पण मान तो चक्र फरावो आवे छे। ये भारतीय है, हमको तो चक्र सुदर्शन चक्र तक फिराना आता है, हम वो लोग हैं। था का थामिया लोग बीच में जा डूबिया, था का थामिया लोग बीच में जा डूबिया, मान समुद्र पार करावो आवे छे। हम वो लोग हैं। और वान सीख्यो जर उगलवो रामू जी, वान सीख्यो जर उगलवो रामू जी, मान अमृत बूंद झरावो आवे छे। थान खाली बात बनावो आवे छे, मान छाती चीर दिखावो आवे छे। दूसरी गज़ल, एक अपने यहाँ ग्रामीण सभ्य संस्कृति में साप्ताहिक बाजार भरे चा फैली कोई जमाना में, आज भी खान का भरता होगा, आज भी भरे छे। उसको कहे हटवाड़ो, मतलब 8 दिन में एक दिन जो है बाजार लागे छे गाँव के अंदर, और जिसमें दूर दूर से व्यापारी लोग आकर के और वहाँ अपना सामान बेचे छे। ये फुटपाथ के नहीं लगा रहे, वो तो हटवाड़ो कहे छे। और वो हटवाड़ा में दूर दूर का जो गाँव का जो लोग छे वो सामान खरीदबो आवो करे चा फैली भी आओ, आज भी आओ छे।
हटवाड़ा, तो હું हटवाड़ा को एक दृश्य आप ताईं હું નિવેદન કરવા ચાહું છું. ગાડી બેલ ટ્રેક્ટર લાવ હટવાડામાં લોગદણી, કોઈ પગા ઉભાણ આવ હટવાડામાં લોગદણી, કોઈ આવ ધાન વેચવા, કોઈ ગુડકી ભેલ્યાને, બોરિયા ભર ખિલકણા લાવ હટવાડામાં લોગદણી. राजस्थानी गज़ल लिखवा में बहुत मज़ो भी आओ छे, मगर शब्दा को एक पास में पूरा भंडार होनी चाहिए जब जा राजस्थानी गज़ल मानवा आओ छे. क्योंकि उर्दू फारसी की जो शब्द संसार है वो अलग तरीक़ों को है, राजस्थानी को शब्द संसार लोक को शब्द संसार है. वो लोक के अंदर यदि आप रहेगा तो ये चीज़ें आपका दिल में उतरेगी, ना तो न उतर सके. शहर में रहने वालों बच्चों अतनी लोक भाषा की चीज़ न जान सके, जो कि मारो बचपन गांव में बीते हो, इन बात से मुझे लिख पायो ना, तो मारता ही बड़ी मुश्किल हो जाती. कोई आव धान बेचवा, ये हटवाड़ा का दृश्य है. कोई गुड़की भेल्याने, बोरिया भर खिलकना लाव हटवाड़ा में लोगदनी, और बक तीतरियाँ और पूपाड़ियाँ, सीटियाँ बक फूंकना भी. अब ये शब्द दशा है तीतरियाँ और पूपाड़ियाँ और फूंकना. फूंकना मतलब आजकल का नई जो जनरेशन का जो इंग्लिश स्कूल वो तो जाने को नहीं. फूंकना खाए बैलून, उनको तो बैलून चाहिए, है कि नहीं. अब ये जो चीज़ें है ना, पहले फूंकना ही खींचा, तो वही मैंने प्रयोग करी है. तीतियाँ बहुत बच्चा पसंद करे चाहिए हटवाड़ा में. बक तीतरियाँ और पूपाड़ियाँ, सीटियाँ बक फूंकना भी, और बठ रेठ में मोजी खाव हटवाड़ा में लोग देनी. पहले हटवाड़ा मेला में रेठ आओ जा, जो चुर्र चूँ कर रहा जा, चुर्र 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 में छोरा छोरी बट बट खूब मोजा खा हो जा, आनंद ले चा. आज की तारीख में वो रेठ तो जाना खा चली गया, विलुप्त हो गया. अब तो वो दूसरी बिजली की बड़ी बड़ी आसमान छूती आगे चक्रियाँ, है कि नहीं. वो यूँ मुझे अलग ढंग को छो हटवाड़ा को था न भी रेठ में बैठा हुआ कदी कदी कि बक तीतरियाँ और पूपाड़ियाँ, सीटियाँ बक फूंकना भी, और बठ रेठ में मोजी खाव हटवाड़ा में लोगदनी, और छोरियाँ आव नई घाघरी, कांच जड़ाऊ कब्जा फर. छोरियाँ आव नई घाघरी, यो मनोविज्ञान चाहिए हटवाड़ा को. छोरियाँ आव नई घाघरी, कांच जड़ाऊ कब्जा फर, और फाड़ फाड़ दीदा मटकाव हटवाड़ा में लोगदनी, और 7 दना में एक बार की छल फल हो जावे छे. 7 दना में एक बार की छल फल हो जावे छे, और सूरज आथ्या मल कोई न हटवाड़ा में लोगदनी. ये शाम को तेज सूरज आथ्यो और हटवाड़ो उठ गयो. क्यों टाइम बिजला ठीक हो नहीं, जो हटवाड़ो रात में चाल तो शाम पड़ी दिया बत्ती हुई, हटवाड़ा सब लोग गायब. तो ये हटवाड़ा का एक दृश्य जो आज तारीख में देखने में बहुत कम जगह मिला चाहिए, क्योंकि बड़ा शहर फैल गया, गाँव के ताई लील गया, ये बात हटवाड़ा कम हो गया. और एक जो तीसरी और छोटी में गजल आपने देखो, यो एक पौरुष की चीज़ है या पुरुषार्थ की चीज़ है. काम न आव दियो रात में भाया जी, चाला सूरज लेर हाथ में भाया जी. ये अगर आपको प्रगति करनी है, आपको विकास करना है, तो आपको कुछ चीज़ों को छोड़ना पड़ेगा और कुछ बड़ी चीज़ों को सामने लाना पड़ेगा. आपको उनको कहीं, आपको जहाँ सूरज का काम है वहाँ अगर हम दीपक लेकर चलेंगे तो वो एक प्रतीकात्मक चीज़ है, ये के लिए समझने की चीज़ है. काम न आव दियो रात में भाया जी, चाला सूरज लेर हाथ में भाया जी, और काई मांडा स्याही को समझर तो सड़ गयो. काई मांडा स्याही को समझर तो सड़ गयो, और कलम डुबावा खी दवात में भाया जी. और कुण जान कुण हास रो पाछी आता, बना बींद की ऊँ बरात में भाया जी. और जंगल में भी आन बठाण्या राजनीति ने, जंगल में भी आन बठाण्या राजनीति ने, नार स्वाड़िया एक जात में भाया जी. वाह वाह. ये राजनीति ऐसी है जहाँ जंगल का राजा शेर और सियार, मतलब बिल्कुल कायर, मतलब सियार एक की जो एकदम कायर जो जीव होता है जंगल का, वो सियार होता है. लेकिन राजनीति ने जो है उन दोनों को भी एक जाजम पे ला करके खड़ा कर दिया. ये स्वभाव है राजनीति का.
कि जंगल में भी आण बठाण्या राजनीति ने प्रतीकात्मक है। नार स्वाड़िया एक जात में भाया जी, और आज खाल तो मुंडो सिलियो माने भी। अब क्या करें भाई, हैं बोलते हैं तो कहते हैं बोलते हैं, नहीं बोलते हैं तो आनंद लेते हैं हम, तो क्या करें, देखते हैं दुनिया को कि आज खाल तो मुंडो सिलियो माने भी, बात खड़ची बात बात में भाया जी, चाला सूरज लेर हाथ में भाया जी, कलम डोवा खींद बात में भाया जी। वाह 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 साहब, क्या बात है। तो जिस तरह से गज़लों में चाला सूरज लेर हाथ में एक नई उम्मीद के साथ आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं, तो हटवाड़ा जैसी गज़ल, जैसे जीवन को जी लेने के बाद, जैसे हटवाड़ा दिन भर भरता है और शाम को जैसे ही सूरज ढलता है, सब व्यापारी अपने अपने सामानों को लेकर किसी दूसरे हटवाड़े की ओर अग्रसर हो जाते हैं। जीवन भी कई बार हटवाड़े जैसा ही लगता है कि एक जीता है व्यक्ति और सांझ जब ढलती है तो वो अपने बिके हुए माल को बेच देता है, बचे हुए को ले जाता है, जितने संचित हैं वो चला जाता है, जो नहीं कर पाता अपने जीवन में, जो पुण्य के रूप में संचित, वो यहीं छूट जाता है, सब कुछ यहीं छूट जाता है। इस तरह के गहन भाव बहुत जिनकी गज़लों में, रामेश्वर शर्मा जी की गज़लों में देखने को मिलता है। इसके अलावा भी शर्मा जी ने एक और अलग और एक कीर्तिमान स्थापित करने की दिशा में एक बहुत महत्वपूर्ण काम किया है, वो है चालीसा लेखन। आपने शर्मा जी कम से कम 50 से अधिक ही विषयगत हो, या महापुरुषों पे, या संस्कृति या साहित्य या समाज सुधार के ऊपर, तब महत्वपूर्ण हस्तियों पर आपने चालीसा रूप में लेखन किया है। तो ये स्वाभाविक जिज्ञासा आती है मन में कि एक व्यक्ति इतना इस विधा में 50 चालीसा लेखन निरंतर कर रहे हैं, तो ये प्रेरणा कैसे मिली, और आप लगातार इस विधा में काम करते भी रहे हैं, तो किस तरह का प्रोत्साहन, किस तरह का उत्साहवर्धन आपको लोगों से मिल रहा है, और ख़ासतौर पर प्रेरणा कहाँ से आपको इसमें मिली? आपने एक ऐसा विषय छेड़ दिया है आज के इस कार्यक्रम में, जिस प्रकार से आपने भी मेरे को कहा कि मेरी पहचान राजस्थानी गज़लों के कारण हुई, मेरी दूसरी पहचान और बन रही है, जो आपने भी बात उठाई है चालीसा लेखन के लिए। जब चालीसा एक शब्द आता है तो हमारे पूरे भारतवर्ष के मतलब 120 करोड़ लोगों के मन में ध्यान में केवल एक चालीसा आती है, और उसका नाम है हनुमान चालीसा। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कबीर तिन लोगो जागर, रामदूत अतुल बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सतनामा। और ये चालीसा लिखी महाकवि गोस्वामी तुलसीदास जी ने। ये विश्व की या हिंदी जगत की समझ लीजिए पहली चालीसा है। चालीसा होती क्या है वस्तुतः, मैं भी पहले सोचता था चालीसा का मतलब क्या, और बड़े बड़े विद्वान इस चीज़ को बताते भी नहीं थे। लेकिन जब मैंने इसको शुरू किया, अब मैं भी बताऊंगा आपको कि ये मैंने शुरू कैसे किया, लेकिन चालीसा होती क्या है। चालीसा 40 चौपाई की जो शब्दावली होती है, जो मात्राएं होती हैं चौपाई की, उस आधी चौपाई की 40 आधी चौपाइयाँ होती है। वो 40 आधी चौपाइयों की 40 पंक्तियाँ होती हैं, उसको चालीसा कहते हैं। पहली बात तो समझ लीजिए आप। चालीसा के अंदर, इन 40 अर्धालियों के अंदर आपको जिस व्यक्ति पे या जिस पात्र पे आप चालीसा लिख रहे हैं, उसके संपूर्ण कृतित्व और व्यक्तित्व के ऊपर प्रकाश डल जाना चाहिए। एक वो उसी परिधि में आपको केवल 40 अर्धालियों के अंदर, पूरी चौपाई भी तो नहीं होती है, वो आधी आधी चौपाइयाँ होती हैं। ये तो ही चालीसा की बात कि चालीसा होती क्या है। हनुमान चालीसा को आप देख लीजिएगा, आप जान जाएंगे। अब मुझे कहाँ से प्रेरणा मिली, आज से लगभग 15 साल 16 साल पहले हमारे यहाँ, आप जानते हैं कि कोटा के अंदर मोजी बाबा पावन धाम आश्रम है, जहाँ के ब्रह्मलीन पूज्य महामंडलेश्वर स्वामी रामानंद जी सरस्वती लोक संत के रूप में प्रख्यात रहे। वे साहित्यकारों के प्रति और साहित्य के प्रति बहुत ही ज़्यादा सदाचेत है। अब बहुत सम्मान साहित्यकारों का वो क्या करते थे, तो इस नाते हम लोगों का वहाँ उठना बैठना होता था।
और कोटा के मूर्धन्य साहित्यकार तत्कालीन जो थे, डॉक्टर कन्हैयालाल जी शर्मा, डॉक्टर प्रेमचंद जी साहब, विजयवर्गीय साहब, डॉक्टर नगेंद्र कुमार जी सक्सेना, डॉक्टर हरिमोहन जी प्रधान, डॉक्टर दयाकृष्ण जी विजय जैसे मूर्धन्य विद्वान उस संस्थान से जुड़े हुए थे। मैं भी इन लोगों के कारण वहाँ से जुड़ा। हुआ क्या कि 15-16 साल पहले दिन के 2-3 बजे थे और इन्होंने मुझे वहाँ बुलाया, मुझे अवधाम पर, और ये कहा कि भाई रामेश्वर जी, हम आपको काम सौंपना चाहते हैं। तो मैं कहिए साहब क्या काम। मैंने सोचा कोई साहित्य कार्यक्रम करा रहे होंगे, क्योंकि मैं साहित्य कार्यक्रम खूब कराता रहता था। कि नहीं, हम आपसे और कुछ नहीं लिया, हम आपसे चाहते हैं कि आप मोची बाबा चालीसा लिखें जी। हो। मैं तो बिल्कुल अक्का बक्का रह गया कि मोची बाबा चालीसा कैसे लिखी जाएगी भाई। मोची बाबा का क्या संदर्भ, 500 साल पहले महान संत हुए जिन्होंने यहाँ तपस्या करी, उनकी चालीसा मैं कैसे लिख सकता हूँ, और क्या जैसे कोई। पर मेरे मन से निकला, हाँ साहब लिखूंगा, ऐसी क्या बात है। एक मैं लिख करके आ गया वहाँ से उनसे कह करके, और मैं सोचता रहा कि कैसे लिखें कैसे लिखें कैसे लिखें। फिर मैंने हनुमान चालीसा, क्योंकि कंठस्थ तो थी, लेकिन मैंने उसके टेक्स्ट को निकाला, और टेक्स्ट को निकाल कर फिर मैंने गंभीरता से उसे सोचा कि है क्या एक्चुअली ये। फिर मैंने पाया कि यार ये तो जो है 40 हरदालियाँ हैं, और इसके अंदर हनुमान जी महाराज का पूरा चरित्र है, जहाँ से वो चले हैं और जहाँ तक उन्होंने भगवान राम की सेवा करी वहाँ तक का। तो एकदम मेरे को अंदर प्रकाश सा उत्पन्न हुआ, और मैंने कल्पना की कि मोजी 500 वर्ष पूर्व मोजी अवध नाम का एक संत यहाँ कोटा के अंदर हुए, चंबल नदी की तरफ। उन्होंने 200 वर्षों तक यहाँ तपस्या करी, उसके बाद वो ब्रह्मलीन हो गए, और ब्रह्मलीनता के बाद में जो वर्तमान में रामानंद जी सरस्वती थे उस समय 15-16 साल पहले, आज ब्रह्मलीन है, वो भी मोजी बाबा के नाम से प्रख्यात हो रहे थे। तो फिर उनको मैंने उन तत्कालीन मोजी बाबा के प्रतिरूप में या उनके पुनर्अवतार के रूप में माना, और दोनों का सम्मिश्रण करके और मोजी बाबा चालीसा मैंने तैयार करी साहब। जब मैंने तैयार कर दी तो वहाँ ला करके उन पाँचों। इस बीच मेरा एक सवाल आपसे। जी हाँ। वो सब आपने हिंदी में लिखे, तो क्या कभी मन नहीं करता कि चालीसा के लिए मातृभाषा राजस्थानी आरती को कभी प्रयोगात्मक रूप से किया जा सकता होगा? आपके विचार में, मैं इसमें नहीं, लेकिन ये भी एक चुनौतीपूर्ण काम है। लेकिन आप, मुझे लगता है कि आपका जिस तरह का समर्पण, या आप तो सिद्धहस्त हो गए हैं आप चालीसा लेखन में, तो ये चुनौतीपूर्ण काम भी करने का कोई विचार आपका बनता दिखता है क्या? डॉक्टर नागर साहब, मैं आपसे बता रहा हूँ कि वो चालीसा मेरी पहली चालीसा थी, और उसके बाद में धीरे धीरे स्वभाव पड़ गया, और ज़्यादा चालीसा में उस कालखंड में ज़्यादा चालीसा मैंने पूज्य ब्रह्मलीन महाराज जी के प्रेरणा से जहाँ जहाँ वो गए जाते थे मुझे साथ लेके जाते थे, और उस स्थान विशेष की चालीसाएँ लिखने की मुझे प्रेरणा देते थे, है ना। इस वजह से मैंने चालीसाएँ लिखी। आपने भी एक बात कही मेरे को, हाड़ूती में चालीसा लिखने की कोशिश करूँगा। आपने फिर एक नया प्रकाश दिया, उन लोगों ने एक प्रकाश दिया था 17 साल पहले 5 डॉक्टरों ने, आज एक डॉक्टर नागर साहब दे रहे हैं मुझको। कोशिश करते हैं 2-3 गजल में आपको निर्णय करता हूँ, है। ये दोनों तीनों गजलें हैं, ग्रास रूट के व्यक्ति की हैं। हमारे समाज के अंदर निर्धनता और का एक प्रतीक साहित्य में एक युगल माना जाता है, धनिया और होरी, जो प्रेमचंद के पात्र थे। और धनिया होरी कैसे रहे होंगे तो मेरे को पता नहीं, परंतु वो धनिया होरी पात्र कहीं न कहीं घूम फिर करके आज भी साहित्यकारों के जहन के अंदर है। और वो जब हम गाँव के अंदर जाते हैं तो वो धनिया होरी हमको स्वभाव रूप से दिखता है। उनके संदर्भ को लेकर के मैंने एक इसका प्रयोग, उनके नामों का मैंने प्रयोग किया, और मैं वो गजल आपको सुना रहा हूँ। नतक सोचे धनिया होरी क्यों हो बचे, खाटा दन राता तोरी क्यों हो बचे। राता तोरी क्यों? नतक सोचे धनिया होरी क्यों हो बचे, खाटा दन राता तोरी क्यों हो बचे। सूरज तो आवछ देबा रोज उजाड़ो, सूरज तो आवछ देबा रोज उजाड़ो, अध बिचाई ऊँकी चोरी क्यों हो बचे। आप त्रासदी देखिए गांव के उस मजदूर व्यक्ति की, उस मजदूर पति पत्नी की, ये प्रतीक रूप में
जो लाखों यानी करोड़ों लोग हैं ऐसे कि जिनकी मेहनत की कमाई दूसरे खा रहे हैं। सरकारें उन तक योजनाएं पहुंचाती हैं, लेकिन वो योजनाएं बीच में ही पता नहीं कहाँ गायब हो जाती हैं। ये सारा कंसेप्ट उसको आपको यहाँ प्रस्तुत करेगा। नतक सोचे धनिया होरी क्यों हो वछे, खाटा धन राता तोरी क्यों हो वछे, सूरज तो आवछे देवा रोज उजाड़ो, अध बिछाई उनकी चोरी क्यों हो वछे, फीडिया होगी साहूकार के घर न जाता, फीडिया होगी साहूकार के घर न जाता, माँ की मेहनत भर भर बोरी क्यों हो वछे। अब बरस तो छे उनकी कृपा पण रमा कोई न, बरस तो छे उनकी कृपा रमा कोई न, भाग डागड़ बीसू मोरी क्यों हो वछे। ये प्रतीकात्मक शेर है। भाग्य की छत के ऊपर बीसों मोरियां मतलब नालियाँ क्यों होती हैं, उस परमात्मा की कृपा जैसे बरसात में बरसती है लेकिन वो ज़मीन में रमती नहीं है, उस कहाँ चली जाती है पता ही नहीं लगता है। ऐसे ही ये ऐसे एक निर्धन की बात है ये कि बरसों तो छे उनकी कृपा रम कोई न, भाग डागड़ बीसू मोरी क्यों हो वछे, रामू भैया सद्या बीतगी खून बुआता, रंग कोई न जाजम कोरी क्यों हो वछे, नतक सोचे धनिया होरी क्यों हो वछे, खाटा दन राता तोरी क्यों हो वछे। ऐसा ही एक भाव की गजल है। यह भी वही निर्धन व्यक्ति का इसका भी पात्र वही निर्धन व्यक्ति है। यारी तो करबो छाव छे यार टापरी सुरजा की, यारी तो करबो छाव छे यार टापरी सुरजा की, पण सूरज सु शर्माव छे यार टापरी सुरजा की। अब सूरज कौन है, टापरी किसकी है, सुरजा कौन है, ये सब हमारे श्रोता को सब समझ जाएंगे। यारी तो करबो छाव छे यार टापरी सुरजा की, पण सूरज सु शर्माव छे यार टापरी सुरजा की। ऊँका माथा सु जद चोवे चंदन और केसर को घोड़, ऊँका माथा सु जद चूहे केसर और चंदन को घोड़, चारों खूणियाँ गरणाव छे यार टापरी सुरजा की। उसकी मेहनत का पसीने की आप गंध देखिए सब। ऊँका माथा सु जद चूहे केसर और चंदन को घोड़, चारों खूणियाँ गरणाव छे यार टापरी सुरजा की। और अब्दुल्ला का चार कुकड़ा जागे छे मंगला की टेम, वहाँ की लारा उठ जाओ छे यार टापरी सुरजा की। आप ये हमारा सांस्कृतिक बोध है, ये हमारा सांप्रदायिक सद्भाव का बोध है। और ये वो बोध है, अगर ये बोध कायम रहता आज की तारीख में तो अनेक दुश्चिंताओं से हमें मुक्ति मिल जाती। अब्दुल्ला का चार कुकड़ा जागे छे मंगला की टेम, वहाँ की लारा उठ जाओ छे यार टापरी सुरजा की। लग लग दूजे शाला माही चोव छे चौमासा में, लग लग दूजे शाला माही चोव छे चौमासा में, भरिया जेठ में तरणाव छे यार टापरी सुरजा की। रामू भैया गंगा जल सो पाक साफ छे सुरजो भी। वो व्यक्ति जिसको सदियों से पीढ़ियों से दुत्कारे मिलते रहे, वो आदमी कैसा है आज भी। रामू भैया गंगा जल सो पाक साफ छे सुरजो भी, बड़ी बोलता कतराव छे यार टापरी सुरजा की। यारी तो करबो छाव छे यार टापरी सुरजा की। लाखों करोड़ों लोग रात में फुटपाथों में सोते हैं, जिंदगी गुजारते हैं, उनसे वहाँ से ये गजल उठी है। जाना कतनी काली राता जागे छे सड़कों पर लोग, हर ढांडा की नाई जमारो काटे छे सड़कों पर लोग। जाना कतनी काली राता जागे छे सड़कों पर लोग, हर ढांडा की नाई जमारो काटे छे सड़कों पर लोग। आंधा न तो बांटी जे बांटी अब तो आँखें हाड़ा भी, मुठियाँ भर भर रोज रेवड़ियाँ बाटे छे सड़कों पर लोग। और एक सूतली बम फोड़ दे
अड़ी गली में छोरा तो एक सूतड़ी बम फोड़ दे, अड़ी गली में छोरा तो उठा फूंचड़ा सांड सरी का भाग चे सड़कों पर लोग। ये सारा दृश्य हमारे सामने आता है। और परिवार आकी रोटी पानी कपड़ा लत्ता के लेख, परिवार आकी रोटी पानी कपड़ा लत्ता के लेख, नत के जान कतनी पुण्या काते छे सड़कों पर लोग। रोज मरे छे जाना कतना रामू जी निर्दोष अठे, रोज मरे छे जाना कतना रामू जी निर्दोष अठे, अब बंदूक क्या सो दंदन गोलियां दागे छे सड़कों पर लोग, जाना कतनी काली राता जागे छे सड़कों पर लोग। वाह 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 साहब, क्या बात है। गज़लों के सृजक रामेश्वर शर्मा रामू भैया की इन गज़लों की बेहतरीन यात्रा के अंतिम पड़ाव पर जाने से पहले मैं उनसे एक सवाल और मेरे जहन में आ रहा है जी जी कि हाड़ौती अंचल में अब जो साहित्य पिछले 1-1.5 दशक से लगातार बहुतायत से रचा जा रहा है जी, तो ये जो लेखन अभी हो रहा है ये आश्वस्ति का भाव तो मन में जगाता ही होगा, लेकिन आपका अनुभव, आप जैसे रचनाकारों का अनुभव एक लंबा 4-4 दशक का रहा है, तो क्या लगता है और क्या संदेश अब जो नए लिख रहे हैं, जो नई पीढ़ी के जो रचनाकार हैं, उनको आप देना चाहेंगे? डॉक्टर साहब संदेश तो मैं खुद ही दूसरों से लेता हूँ, मैं तो क्या संदेश दूंगा, लेकिन उसके उपरांत भी आपने कहा है तो मैं एक बात आपसे कह दूं अंत में कि राजस्थानी में लिखना जी और राजस्थानी के साहित्यकार बनना एक चीज़ है, लेकिन साहित्यकार बनने की तथाकथित होड़ के अंदर अपनी जड़ से उखड़ करके और एकदम फल की चाहना करने लग जाना, ये दूसरी चीज़ है। आज के परिवेश में नए जो हमारे रचनाकार सामने आ रहे हैं जी मुझे लगता है कि वे भाषाई तौर पर और वैचारिक तौर पर तो बहुत गहरे लिख रहे हैं, कोई दो राय नहीं है जी, लेकिन उसके उपरांत भी चूंकि शहरीकरण बढ़ने लगा है और हमारा ग्रामीणत्व जो है धीरे धीरे कम होता जा रहा है, तो जो ग्रामीणत्व की जो मूल धारा थी, जो ठेठ का जो टस्का था, तो ठेठ का जो टस्का जैसे आप कह रहे हैं, टस्के की बात जो थी ना, भाषा का जो टस्का है, बोली का जो टस्का है, विचारों का जो टस्का है, वो अब शायद कहीं कम होता जा रहा है, क्योंकि हमारे यहाँ पढ़ना लिखना आवश्यक नहीं है, लोक के अंदर गुणना और अनुभव करना आवश्यक है जी। राजस्थानी का साहित्य उस जगह से निकला है जहाँ का व्यक्ति साक्षर तो नहीं था जी, लेकिन वो साक्षर से 1000 गुना अनुभवी, चिंतनशील और समझदार था। वहाँ से लिख कर के, वहाँ से ये चीज़ हमारी, ये साहित्य निकल कर आया है आज तारीख जिसको हम साहित्य कहते हैं। और मेरा अनुभव ये कहता है कि नए ज़माने के, नए पीढ़ी के बच्चों को, नए साहित्यकारों को अगर वो ठसका कहीं से उनके पास है तो उससे वो कटे नहीं, उससे जुड़े रहें और स्वतः ही जो उनके अंदर स्वाभाविक प्रवृत्ति रचनाकार की उसको वो आगे आने दें। जल्दी से जल्दी प्रख्यात होने की दौड़ के अंदर और साहित्यकार, तथाकथित साहित्यकार का तमगा तांगने के बजाय वो उस चीज़ से जुड़े रहें बराबर। और जो चीज़ लुप्त होती जा रही है अभी, उनके जब मान लो 80 साल के 90 साल के उनके बुजुर्ग हैं तो वहाँ से हाँ होडा में गोड़ न फोड़ा या बात कहती वो चीज़ आनी चाहिए और आराम से खूब लिखें, कोई दिक्कत नहीं है। जो निरक्षरता की बात थी आज की तारीख में भी साक्षरता की बात आपने सब जाना चाहें तो मैं तो ये जानता हूँ जो गजल आपसा निवेदन कर चाह रहा हूँ जी। लखबो फड़बो सीख भाईला अगर सूं खड़बो सीख भाईला, घना काम का बावन आखर यान घड़बो सीख भाईला। अब यह खाली 52 अक्षर जो आप आई है खाली ये लिखवा की बात कौन है यार, इनके माध्यम से आप जीवन को किस प्रकार से गढ़ सकते हैं अपने, वो बात है इसके अंदर। घना काम का 52 अक्षर यान घड़बो सीख भाईला और गरसूं खड़बो सीख भाईला। अब मर्द मनक को बेटो छे तो जी, मर्द मनक को बेटो छे तो डूंगर चढ़बो सीख भाईला। ये इस शेर कहता है आप
नई पीढ़ी का साहित्यकारों के प्रति संदेश समझ सको छो। जी। मर्द मनक को बेटो छे तो डूंगर चढ़बो सीख भाईला, लड़ अंधेरा सो जू दीपक तू भी लड़बो सीख भाईला। और पढ़िया लिखा में रामू भैया तू भी अड़बो सीख भाईला। ये अड़ने वाली जो बात है ना, ये वही है कि आपको कुतर के नहीं, आपको तार्किक बनना पड़ेगा। अगर आप तार्किक बनेंगे तो आप उस जगह पे ठहर सकते हैं, खड़े हो सकते हैं। वाह 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 साहब, क्या बात है। हाड़ौती अंचल की समकालीन राजस्थानी कविता सीरीज में ये थे अपनी उम्दा गज़लों के साथ और पूरे 4 दशक की साहित्य यात्रा के अनुभूत सत्यों को अपनी रचनाओं में उद्घाटित करने वाले रामेश्वर शर्मा रामू भैया। रामेश्वर जी शर्मा रामू भैया निरंतर इसी तरह इस मातृभाषा की सेवा करते रहें और नई पीढ़ी का मार्गदर्शन और उनको स्नेह दुलार देते रहें, ये सद्भावनाएं हैं। और आप स्टूडियो में पधारे, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे बुलाया, इसके लिए आप सभी को पुनः एक बार मैं नमस्कार करता हूँ।